डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है? आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 23 एंड 24। तो आर्टिकल 23 में है प्रोविजन ऑफ आर्टिकल इन ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स्ड लेबर का आर्टिकल आता है 24। तो ये सारा का सारा ऑप्शन ए है जो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकल 3 में इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में है? दैट इज पार्ट 3 में। The fundamental duties were included in the Constitution of India by which of the following Amendment Act। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसके लिए जो अमेंडमेंट की गई थी वो थी आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 5, विच fundamental rights cannot be suspended even during an emergency। Dear viewers, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें मेंशन है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी मेंशन है पार्ट 4A में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये किस चीज में, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किया गया आर्टिकल 51A में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इनमें से हमें ये ऑप्शन में से पहचानना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है। ए ऑप्शन सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। बी प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी है। सी डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, तो ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ऑप्शन आएगा ऑल द अबव। Question number 9, which of the following committees suggesting incorporating fundamental duties in the Indian Constitution। तो ऐसी एक कमेटी जिसने सजेस्ट किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डाल देना चाहिए उसको, तो वो कौन सी कमेटी थी ऐसी? दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to religious freedom। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन से आर्टिकल हैं जो हमें ये बताते हैं कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बताते हैं? तो ये है हमारा आर्टिकल्स 25 से लेके 28 तक। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protection of law within the territory of India। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मींस इंडिया की ही सीमा में। तो ऐसा कौन सा इक्वलिटी लॉ होल्ड करता है, किस आर्टिकल के अंडर होल्ड करता है? दैट इज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी। Question number 12, which of the following is not correct statement with respect to freedom of speech and expression in India। तो हमें जो स्टेटमेंट बतानी है जो कि फॉल्स है, किसके रिगार्डिंग? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग। इट इज एनश्राइंड इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्रू है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स फ्रीली, हम फ्रीली कुछ भी नहीं बोल सकते, तो ये भी ट्रू है। सी पार्ट, इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन। अब ये जो है कर्टेल्ड का मतलब होता है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, हम उसको कोई भी उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा सकते बाय लेजिस्लेशन।
तो ये ट्रू नहीं है। हम उसको लिमिट लगा सकते हैं, उसको अगर थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहे, कुछ बढ़ाना चाहे, घटाना चाहे तो हम कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन, ये फॉल्स है, तो आपका सी ऑप्शन आपका ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज which among the following authorities decides how far the fundamental rights can apply to the members of the armed forces in India? तो हमारी जो अथॉरिटी है उनमें से ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करेगी कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं उनको कितना हमने फंडामेंटल राइट जो है वो देना है, तो कितना अप्लाई होगा और किस हद तक अप्लाई होगा वो हमने बताना है कि ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो डिसाइड कर सकती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो ऐसी जो अथॉरिटी है जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिसाइड करती है कि इतना फंडामेंटल राइट ही इनको देना है या इतना फंडामेंटल राइट ही इनको अप्लाई होगा, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, Supreme Court has made right to free education as the part of which among the following rights? तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फ्री एजुकेशन बनाया था किस पार्ट का, मींस हमारे जो नीचे राइट्स हैं उनमें से किसका ये पार्ट बनाया था कि राइट टू फ्री एजुकेशन ये इसका पार्ट होगा। तो पहला ऑप्शन जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये उसी का ऑप्शन है। ऐसा एक क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं लेकिन इसमें पर्सनल लिबर्टी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इवन देन राइट टू लाइफ है तो ये उसका ही जो राइट टू फ्री एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which among the following articles of Constitution of India abolishes the untouchability? शायद ये रिपीट हो चुका है, आप जानते हैं, आर्टिकल 70। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम? तो आर्टिकल 19 कहता है हमारा राइट टू फ्रीडम, लेकिन इसके अंडर हमारे राइट टू फ्रीडम्स के अंडर कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो इस राइट टू फ्रीडम के अंडर हमारी कितनी फ्रीडम्स आती है, कितने टाइप की फ्रीडम्स आती हैं? तो वो जो जितने टाइप्स की फ्रीडम आती है अंडर आर्टिकल 19 दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 17, फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गारंटेड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स गारंटेड है किसके अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स किस में आता है? अगर देखा जाए तो आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक ये सारे क्या आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। लेकिन जिस पार्ट में है, ये किस पार्ट में है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, which article of the constitution protects the right of minorities to establish and administer educational institutions of their choice? तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसको चला सके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, तो वो कौन सा राइट है, वो कौन सा राइट है या वो कौन सा आर्टिकल है? तो ऐसा आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, राइट है जो हम जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 12 से लेके 35 हमारा कौन सा आता है? फंडामेंटल राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन who among us the following is considered to be the guardian of the fundamental rights? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बने रहें, उसका गार्डियन, उसकी देखरेख करने वाला कौन है जो कि ये बताएगा कि हाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए? तो ऐसा जो बताएगा हमें दैट इज जुडिशरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? तो फंडामेंटल राइट्स में एक राइट ऐसा भी है जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि
यही आर्टिकल जो है हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यही हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन of the following articles was termed as the heart and soul of the constitution by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंट दिया, वहां पे तो आंसर था राइट्स टू सॉरी वहां पे आंसर ये था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब यहाँ पे क्या आंसर है, यहाँ पे आएगा आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 122 इंटरलिंक्ड है। नो क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, by which of the following case parliament got the right to amend the fundamental rights। तो ऐसा कौन सा था केस, ऐसा हुआ था जिससे कि पार्लियामेंट को राइट मिल गया अमेंड करने का फंडामेंटल राइट को। तो ऐसा केस हुआ था केशव नंद भारती केस, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, by which of the following right to property has been omitted। तो ऐसे जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से किस में से एक ऑप्शन है जहां पे राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको हमने डिलीट कर दिया था। तो ऐसी जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुई थी 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1978। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन। नाउ इसके बाद हम आएंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 पे, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। तो ये जो है इसका यही ऑप्शन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। नाउ इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 26, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा हम किसको बोलते हैं, पार्ट 3 को। Now question number 27, the prohibition on human trafficking has been laid down in the constitution in article। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है तो हमें ये किस आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल आप जानते हैं आर्टिकल 23। नाउ आर्टिकल 23 से लेके 24 जो आर्टिकल है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेफर्स टू। तो गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम किसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। सो ए इज द करेक्ट वन। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे, How many types of writs are issued by the Supreme Court of India। तो सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप्स ऑफ रिट्स को इशू करता है, दैट इज 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग। तो राइट टू एजुकेशन जो हमने ऐड किया था एक फंडामेंटल राइट, तो ये किस आर्टिकल में हमने ऐड किया था, ये हमने ऐड किया था आर्टिकल 21A, दैट इज आर्टिकल किसका, राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, इसमें हमने ऐड किया था। तो इसको वो कौन सा आर्टिकल था, 21A। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में होता है, इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। 32, which article of the constitution defines the term state in the Indian constitution। तो जी ये जो वर्ड है स्टेट, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा गया है, ये लिखा गया आर्टिकल 12 में। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following clauses is are covered under article 20 of the Indian constitution। तो इसके कितने क्लासेस हैं, 3 क्लासेस होते हैं। तो देख लेते हैं कि पहला क्लास है कि नहीं है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। तो ये क्लास नंबर 1 है 20 का,
ये एग्जिस्ट करता है। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड ऑफ द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान जो है उसने एक ही क्राइम किया है, एक क्राइम की उसको ज्यादा एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। नो थर्ड पार्ट में आएंगे। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी पर्सन accused of any offense shall be compelled to be witness against himself। कि अगर कोई पर्सन अक्यूज है किसी ऑफेंस के लिए, उसके ऊपर हमने इल्जाम लगाया हुआ है लेकिन अभी वो अक्यूज्ड ही है, तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, कि तू अपने खिलाफ ही विटनेस बन जा और कोर्ट में गवाही दे, तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते। तो ये भी आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 3 में लिखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों ऑप्शन होल्ड करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज आर्टिकल 23 of the Indian Constitution is about accused immunity from being compelled to be a witness against himself. This clause gives protection। तो आर्टिकल 23 में जो एक लाइन लिखी गई है, दैट accused immunity from being compelled to be a witness against himself। तो ऐसा जो क्लॉज है ये प्रोटेक्शन किसको देता है? ये आप ए पार्ट है, टू ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, बिल्कुल ये भी पार्ट करेक्ट है। बी अगेंस्ट कंपल्शन टू बी अ विटनेस, ये भी एकदम सही है। सी पार्ट अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये भी सही है। और डी ऑप्शन तो ऑल ऑफ देम, क्योंकि ए बी सी और ए बी और सी एकदम करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ देम। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल 21 एक्सटेंड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 21 जो है इसमें क्या है कि ये सभी के सभी पर्सन्स को एक्सटेंड होता है। आर्टिकल 21 इवन देन फॉरेनर्स को भी होता है, और जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको भी ये आर्टिकल एक्सटेंड होता है। और थर्ड जिनको होता है उनको हम एलियंस भी बोलते हैं। अगर कोई दूसरे ग्रह से प्लैनेट आएगा तो एलियंस को भी ये आर्टिकल एक्सटेंड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है और डिटेंशन होती है कई कुछ गिने चुने केसेस में, तो ये मेंशन किया गया है। तो ये किस चीज में मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया आर्टिकल 22 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is mentioned in clause 2 of the article 22 of the Indian Constitution। तो ये आर्टिकल क्या कहता है? नाउ ये आर्टिकल आपको ये कहता है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, कि आपके पास पूरा राइट है कि आपके पास अगर कोई अक्यूज है तो उसको कहाँ पे प्रोड्यूस करना है? नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब देखिए इसमें एक ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आ गया जो आर्टिकल 23 था, और फिर उसके बाद फोर्स्ड लेबर भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका आता है कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। ये किस आर्टिकल? तो आपको पता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये क्या होता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल्स 25 से लेके 28। क्वेश्चन नंबर 40, nothing in article 25 of the Indian Constitution shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। इसका मीनिंग ये हुआ कि आर्टिकल 25 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो अगर कोई लॉ बनाना चाहे तो अगर स्टेट कोई लॉ बनाना चाहती है तो बना सकती है, और वो 25 आर्टिकल जो है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है तो उसके ऑपरेशंस को जो है
अफेक्ट, कोई भी बुरा असर नहीं डाल सकता। नाउ आप देख लेते हैं कि अगर आर्टिकल 25 है तो इसमें कौन सा हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टेट क्या किस स्टेट को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी लॉ को बनाने में, तो वही पॉइंट्स हमने देखने हैं। नंबर 1 कहता है रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी, कि अगर स्टेट कोई रेगुलेट करना चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को, किसी पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटी को जो कि एसोसिएट करता है रिलीजियस एक्टिविटी प्रैक्टिस के साथ, तो वो हम उसको स्टेट चाहे तो उसको रेगुलेट कर सकती है। आर्टिकल 25 उसको पूरी परमिशन देता है। नाउ सेकंड पॉइंट जो है, providing for social welfare and reform are the throwing open of Hindu religious institutions or public character to all classes and sections of Hindus। तो अगर सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पे यात्रा होती है, कुछ होती है, तो क्या स्टेट वहां पे ऐसा कोई लॉ बना सकती है जहां पे वो एक सुख सुविधाएं जो होती हैं वहां के यात्रियों को तो वो दे सके, या फिर कोई भी अगर क्लास सेक्शन होती है हिंदूज की, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये सारे के सारे ऐसा रूल बनाना कि ये सभी के सभी के लिए ओपन है, हिंदू रिलीजन का कोई भी क्लास हो, कोई भी सेक्शन हो, ये सभी के लिए ओपन है। तो ऐसा कोई अगर स्टेट लॉ बनाना चाहे तो बना सकती है। आर्टिकल 25 स्टेट को भी ये बनाने से नहीं रोक सकता। नाउ क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बोथ आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 पे जाएंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। तो अब क्या कहता है कि आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसके तहत जो हमारा पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है और हेल्थ है, ठीक है। तो ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन मीन्स जैसे अगर कोई धर्म है तो धर्म के अंदर भी बहुत सारी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके पास अपने कुछ सेक्शंस में राइट होते हैं। तो वो राइट क्या कहता है, वो राइट कहता है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, ये एकदम ट्रू है। सेकेंड पॉइंट है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ये भी ट्रू है। थर्ड पॉइंट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स मान लीजिए अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च कुछ भी है और कोई इसके अलावा भी है, तो अगर वो उसके नाम पे अगर कोई ओन करना चाहता है, कोई इंसान जो है ओन करना चाहता है प्रॉपर्टी या कुछ देना चाहता है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, तो ये भी एकदम ट्रू है। तो इसका क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। आर्टिकल्स 29 to 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट राइट्स। तो अब कहता है, देखिए आर्टिकल 29 to 30 कौन सा है, ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें वही पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं। तो किस चीज के राइट्स देता है, राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, कि अगर कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन क्यों ना हो, वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, ये उसका राइट है। तो ये ट्रू है। सेक्शन बी पे वो पॉइंट नंबर बी, राइट टू ऑल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज के पास अपना पूरा का पूरा राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सके और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चला सके। ये किसका है, माइनॉरिटी का राइट है। नाउ सी पॉइंट है, राइट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ स्टेट एड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी, कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का राइट है वो इस बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि अगर कोई स्टेट एड होती है, स्टेट जैसे स्टेट क्या करता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कुछ पैसा देता है, तो
इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी, ऐसा नहीं है। वो किसके लिए दे रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। और ये एड सिर्फ ये सिर्फ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी है, ये एकदम ट्रू नहीं है। उनका काम सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही एड देना है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड दैट इट इज द अंडर द मैनेजमेंट ऑफ ए माइनॉरिटी। सो सी भी आपका करेक्ट है। क्योंकि इसके ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो इसका डी भी आपके क्या है? करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वाज मेंशन्ड बिफोर इट्स डिलीशन। तो देखिए, जो हमारा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था, ये एक हमारा पहले राइट था, लेकिन ये जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था, डिलीशन से पहले जब ये डिलीट किया गया, वो आपको पता है कि डिलीट कब किया गया? 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1978 में। तो उससे पहले ये कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था, ये किसी आर्टिकल में लिखा गया था। क्या? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो किस आर्टिकल में लिखा गया था? ये आर्टिकल लिखा गया था आर्टिकल 31 में। यहाँ पे आंसर भी मैंने गलती से मिटाया नहीं है, तो चलो ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 पे जाएंगे। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स अकॉर्डिंग टू राइट to constitutional remedies. Which of the following writs can be issued by the Supreme Court for the enforcement of any of the fundamental rights? तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है डायरेक्शन इशू करने की, या ऑर्डर को, या फिर रिट्स। वो रिट्स को भी इशू कर सकता है अकॉर्डिंग टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कौन सा आता है? आर्टिकल 32। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर इस चीज में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई रिट को इशू करता है, तो ये जो रिट्स इशू की जाती है, ये फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के की जाती है। ऐसी रिट्स का क्या नाम है? तो ऐसी रिट्स का, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसी में आते हैं, सो हम कहेंगे ऑल ऑफ देम। इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ देम। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। क्योंकि आपको ये शायद आपने पहले मेरे वहां पे एमसीक्यू में किया होगा कि आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स आती हैं। तो ये जो 6 फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 के अंडर, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एक ग्राउंड ऐसा है जिसके ऊपर हम सस्पेंड नहीं कर सकते। तो वार के बेसिस पे तो ये 6 राइट्स सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन पे भी हो जाते हैं, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन हो तो इसके बेसिस पे 6 राइट्स कभी भी आपके सस्पेंड नहीं होते। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कि देखिए, हमें यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किस मैटर में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। तो ये किस में लिखा गया है? दैट इज आर्टिकल 16 में। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज गारंटेड अंडर। तो अगर फ्रीडम जो है पेमेंट ऑफ टैक्सेस से मिलती है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ये किसके अंडर गारंटेड है? ये है अंडर गारंटेड आर्टिकल 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही बनाए गए हैं? स्टूडेंट्स, इस लिस्ट में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं। क्योंकि 16 यहाँ पे है नहीं, लेकिन आर्टिकल 15 है, तो 15 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज ओरिजिनेटेड। ये एक टर्म है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो कि आपके आर्टिकल 14 में लिखा गया था। तो ये जो टर्म आई, ये कहाँ पे आई थी? तो क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट पीपल का यूएसए में बहुत ऐसे भेदभाव था, एक बहुत ह्यूज डिफरेंस था उनमें, उनके बीच में। तो यूएसए से ये टर्म आई है। आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50,
Which of the following is not covered under Article 20 protection in respect of conviction for offenses? तो अब देखिए आर्टिकल 20 में कौन सा यहाँ पे कवर नहीं होता प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो जाए कि वहां वो इंसान क्या है, ये कन्विक्टेड है, तो उसको किस चीज से प्रोटेक्शन जहां पे है प्रोटेक्शन लिखी गई है, तो अगर ये प्रोटेक्शन लिखी गई है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ये भी एकदम सही है, तो ये भी कवर होती है। नो डबल जियोपर्डी, तो ये भी कवर होती है। नो सेल्फ इंक्रिमेशन, ये भी कवर होती है। जो कवर्ड नहीं होती वो है राइट टू लाइवलीहुड। तो ये ऑप्शन आपका क्या आएगा, करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है।